हेलो स्टूडेंट्स, कविता अग्रवाल फिर आपके सामने दूसरी वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रही है, जिसमें हमने जो कल चैप्टर किया था उसके आगे की वीडियो मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि बेसिक क्लासिफिकेशन एंड एक्टिविटी एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, यानी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इसमें हम अंतर कैसे कर सकते हैं। इसके अंतर को जानने के लिए हम इस टेबल की सहायता लेंगे। इस टेबल को एक तो आपको अच्छे से लर्न करना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि आप इसका डिफ्रेंशिएट करके लिखिए। अब इस टेबल में आप देखिए कि सबसे पहले हमें लर्न करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक जो हमारे पॉइंट्स होते हैं आप उनको लर्न कर लीजिए और अंदर की चीज़ों को समझ लीजिए। जब आप अंदर का समझ लेंगे और पॉइंट्स लर्न कर लेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि बुक की लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी। इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमें पैसा कमाना है, मनी कमाना है। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक होती है उसका द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी किसी तरह की हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो इमोशनली हो। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट, यानी ये जो मनी में दे आर मेजर्ड इन मनी और मनी वर्थ, यानी इसमें जो हम मनी कमाते हैं उसको मेज़र कर सकते हैं। इसमें हम नॉन इकोनॉमिक में मनी कमाते ही नहीं है तो फिर मेज़र कैसे करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम जो मॉनेटरी द एक्सपेक्टेशन फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न इनकम। जब कोई ना कोई हम वर्क करेंगे तो इसमें हमें एक्सपेक्ट होता है, हमारे माइंड में सेट होता है कि हमें इससे कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ इनकम होगी, इसीलिए हम इसको करते हैं। लेकिन इसमें हमें मॉनेटरी कोई गेन नहीं होता, इसीलिए हमें इससे कोई भी उम्मीद नहीं होती कि हमें इससे मनी मिलेगा। लेकिन हाँ, ये हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़रूर देता है। इसके बाद है ड्यूरेशन, दे आर परफॉर्म रेगुलरली एंड फॉर द मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ इन द ओल्ड एज वन में स्टॉप वर्किंग। ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसमें हम लोग काम करने के बाद कुछ पैसा अपने ओल्ड एज के लिए भी बचा के रखते हैं। जब हम वो एक्टिविटी नहीं कर सकते उस समय के लिए भी हम मनी को सेव कर सकते हैं। तो ये हमें रेगुलर परफॉर्मेंस जो करते हैं वो आगे भविष्य की सोच के करते हैं। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है दे आर परफॉर्म ड्यूरिंग लेजर और स्पेयर टाइम विच इज़ वेरी लिमिटेड। इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसी में हम काम करते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि हमें अपना काम करना होता है, हमारे दिन के शेड्यूल होते हैं। तो ये हमारे स्पेयर टाइम में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद है एंड रिज़ल्ट, जो द एंड रिज़ल्ट ऑफ दीज एक्टिविटी इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें हम या तो किसी फैक्ट्री में गुड्स बनाते हैं या फिर हम किसी शॉप पे गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, और या फिर हम सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर अपनी सर्विसेज देते हैं, टीचर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, प्रोफेशनल जितने भी हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके मनी प्राप्त करते हैं। लेकिन इस नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है? द एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटी इज़ मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग दैम। इसमें सिर्फ हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं, टीचर टीचिंग अ स्कूल, डॉक्टर अटेंडिंग हिज पेशेंट और वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। इन सब से हम टीचर को भी मॉनिटरी है, डॉक्टर भी मॉनिटरी अपने पेशेंट को देखेगा और वर्कर जो फैक्ट्री में काम करेगा वो भी अपनी सैलरी लेगा। लेकिन जब टीचर अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो उसमें कोई भी उसको मॉनिटरी फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर अपने बच्चों के ट्रीटमेंट करेगा, उसमें भी कोई उसको नहीं मिलेगा। तो अब आपने ये अच्छे से समझ लिया कि हम जो एक्टिविटी करते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी। अब हमारे पास जब भी एग्ज़ाम में आएगा कि नॉन इकोनॉमिक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन इकोनॉमिक में हमेशा ये ध्यान रखना है उसमें मनी का नहीं होता और इकोनॉमिक में मनी का होता है। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक, जब हम किसी इकोनॉमिक में रहते हैं और उसमें एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं तो उसमें किस किस टाइप की हमारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे ये जियो देखेंगे, जियो की सहायता से हम इसको समझेंगे। बिज़नेस, सबसे हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोग बिज़नेस भी करते हैं। प्रोफेशनल
लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब प्रोफेशन भी, और एम्प्लॉयमेंट यानी जो लोग काम करते हैं या जिसने बिज़नेस शुरू करा उसको एम्प्लॉयमेंट देना होता है, यानी उसको रोज़गार देना होता है। ये लोग जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके यहाँ काम करते हैं। तो ये हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ अमूमन पाई जाती हैं आसपास। तो अब हम इसको समझने के लिए पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस को हमें किस तरह डिफ़ाइन करना है। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन दी हुई है। जब हमारे पास आती है कि डिफ़ाइन द बिज़नेस, तो हमें कम से कम 2 राइटर्स की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जो भी हमने बिज़नेस का कॉन्सेप्ट लर्न करा है, समझा है, उसको लिखना है। तो आइए अब हम समझते हैं। द टर्म बिजनेस मीन्स बिजीनेस और ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। A person may be busy in playing computer games or watching TV. However, in such cases, he will not be doing any business as economic element. However, in such cases, he will not be doing any business as economic element is missing in these activities. So, business means a state of being busy in economic activities. यानी बिजनेस वही कहलाएगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऊपर पढ़ा था ना, कि जिसमें हमें मॉनेटरी लेन देन होगा, जिसमें हमारा मनी होगा, वही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो अब जब ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें पता है और यहाँ पे बोला है कि बिज़नेस का मतलब, बिज़नेस मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक, यानी कि जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहता है, व्यस्त रहता है, वही बिज़नेस कहलाता है, उसका मतलब बिज़नेस होता है। यानी जब भी बिज़नेस टर्म आएगा तो आपके दिमाग में हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही आनी चाहिए। विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, विदाउट मॉनेटरी, विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस, देयर इज़ नो बिज़नेस। अब आइए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, बेस्ड ऑन अबव डेफिनेशन, यानी ऊपर जितने भी राइटर्स की आपको ने डेफिनेशन देखी है उनके बिहाफ पे एक अच्छी सी बिज़नेस की डेफिनेशन निकल के आती है जो हम इसको लर्न करेंगे। Business refers to those economic activities which are connected with production, purchase, and sale of goods or supply of services, which the main object of earning profit. People engaged in business earn income in the form of profit, for example farming, manufacturing, fishing, etc. Thus business is sum total of all gainful human activities which aim to create, exchange and possess wealth in the form of physical output and useful services. यानी अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बिज़नेस किन किन टर्म्स को रेफ़र करता है। अब ये टर्म्स आपको बिज़नेस में ज़रूर याद होना चाहिए। जब हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके आंसर्स हम बिज़नेस स्टडीज़ की टर्म्स में ही देंगे। तो इसकी टर्म्स क्या होती हैं? बिज़नेस की टर्म्स हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स कि हम किसी चीज़ को प्रोडक्ट कर रहा है, या कोई बिज़नेस है उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, कोई फैक्ट्री है, तो प्रोडक्शन ये हमारी बिज़नेस टर्म है। परचेज़ यानी माल को ख़रीदना, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे परचेज़। सेल ऑफ गुड्स यानी उसकी बिक्री, तो ये हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स। सप्लाई की उस बनी हुई चीज़ को जो हमने प्रोडक्शन करा है उसको उस जगह तक पहुँचाना जहाँ से उसकी सप्लाई हो सके नीडफुल लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, या जो उन्हें ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए। जैसे कि शॉपकीपर्स तक हम अपनी सप्लाई कैसे देते हैं। उसके बाद है ये जो हमारी बिज़नेस टर्म्स है ये हमें लर्न होनी चाहिए। हर डेफिनेशन में, हर उसमें हम अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखेंगे। जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी टर्म्स का बहुत ध्यान रख के आंसर लिखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमें प्रॉफिट जो मिलता है फार्मिंग से भी मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग, इन सब से हमें प्रॉफिट मिलता है, तो ये हमारे बिज़नेस कहलाते हैं। द बिज़नेस इज सम टोटल
ऑफ ऑल गेनफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी जो एक्टिविटीज़ हमें गेन करती है, प्रॉफिट करती हैं, which aim to create exchange and possesses wealth in form of physical output and useful services। जितने भी एक्टिविटीज़ हम फिज़िकल करते हैं, आउटपुट मिलता है हमें, कि कोई मान लो हमने रबड़ की फैक्ट्री है तो उसमें हमें कुछ बना रहे हैं, तो उसके टॉयज़ बना रहे हैं, तो हमें फिज़िकली मिला ना कि हाँ वो आउटपुट निकल के आया कि ये रबड़ की फैक्ट्री है, इससे हमें ये टॉयज़ मिले। और सर्विसेज, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें मेडिसिन बताया तो हमें उसकी सर्विस मिली कि हमें उन्होंने एडवाइज़ करा। तो ये सब हमारे बिज़नेस के अंदर आते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेसेस, यानी कि उसमें के अंदर क्या क्या होना चाहिए, यानी उसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स क्या होता है? द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके लक्षण कि ये एक बिज़नेस है या नहीं है, ये जानने के लिए ये हमारे पास जो उसकी दी हुई हैं 7 चीज़ें, वो हमें पता होनी चाहिए कि एक बिज़नेस में ये ज़रूर होती है। पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज इट इज़ अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवहुड एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन और एनी अदर साइकोलॉजिकल रीज़न। यानी इसमें कोई भी अदर रीज़न नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रीज़न होता है मनी, अर्न गेन। तो फर्स्ट हमारा हो गया एंड, यानी इसमें ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसमें बिजनेस में क्या होना चाहिए, ये पढ़ो। बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट्स टू कंज्यूमर्स, यानी जो एक बिजनेस है वो कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। सो एवरी बिजनेस आइदर इट सेल्फ प्रोड्यूस द गुड्स or services or producers them from others in order to sell them to consumers or users। यानी कोई या तो खुद बिजनेस करेगा, यानी खुद फैक्ट्री लगा के उसको प्रोडक्शन करेगा, नहीं तो फैक्ट्रियों से ला कर बेचेगा। यानी जैसे शॉपकीपर्स फैक्ट्रियों से ला के कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो वो भी बिजनेस होता है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, पेन एट्सेट्रा और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। अब आप देखिए कि कैपिटल वर्ड भी एक बिजनेस टर्म का वर्ड है, कॉमर्स स्टूडेंट्स का वर्ड है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो गुड्स होती हैं जैसे शुगर, पेन एट्सेट्रा, ये बनती तो फैक्ट्री में है, लेकिन कौन कंज्यूम करते हैं? लोग कंज्यूम करते हैं और शॉप से ख़रीदते हैं। और ये जैसे कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जो मशीनरी हमारे प्लांट में लगी हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं वो मशीनरी कहलाती है। वहाँ पे जो फर्नीचर लगा हुआ है वो फर्नीचर कहलाता है, या हमारे जो स्टोर्स में फर्नीचर लगा हुआ है फर्नीचर, वो भी फर्नीचर कहलाता है। नेक्स्ट है सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। ये पहले तो हमने पढ़ा की फैक्ट्रीज़ का, अब हम पढ़ते हैं सर्विसेज का। सर्विसेज क्या होती हैं? इनमें जुड़ी होती है ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो हमने गुड्स बनाई हैं उन्हें दुकानदार तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन, यानी रोड पे जो हम माल भेजते हैं गाड़ियों से, वो ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस के अंदर आती है। बैंकिंग में हम पैसे देते हैं, वहाँ से बिल काटते हैं, वहाँ से पेमेंट करते हैं, तो वो भी हमारी सर्विसेज के अंदर आती है। और इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम बिजली यूज़ करते हैं फिर उसका बिल वगैरह भरते हैं, ये भी एक सर्विसेज में आती है। लेकिन ये सब मॉनेटरी सर्विसेज हैं, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, सेल मीन्स बेचना, एक्सचेंज मीन्स हम एक दूसरे से लेन देन करना, तो वो भी बिजनेस के अंदर आता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। यानी जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुड्स की एक्सचेंज होती है, गुड्स की सेल होती है। अगर फैक्ट्रियों में हम सिर्फ माल बना के छोड़ देंगे, उनको एक्सचेंज नहीं करेंगे, उन्हें सेल नहीं करेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो उसको यूज़ नहीं हुआ, उससे हमें मनी नहीं मिला। नेक्स्ट है
point, production or purchase of goods for personal consumption cannot be called a business activity as there is no sale or transfer of value. Suppose हमने बहुत सारे पेन बनाए, पेन की फैक्ट्री है हमारी, हमने प्रोडक्शन पेन का किया है, लेकिन हम उसमें से कुछ पेन अपने यूज़ के लिए ले लेते हैं, तो वो जो यूजेबल पेन है जो हमने अपने लिए लिए हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो किसके अंदर नहीं आएंगे बताइए? वो बिज़नेस के अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि अब हम घर में खाना बनाते हैं, कुकिंग फूड एट होम फैमिली के लिए बनाते हैं, तो वो इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में अगर कोई शेफ़ खाना बनाता है तो वो इकोनॉमिक है। ये आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो हमारी गुड्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, वो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है, एक्सचेंज करनी होती हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर रिक्वायरिंग बेसिस। अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस। अब आप सपोज़ कीजिए आपने कुछ सामान बाज़ार से लेके आए और उसको आपने अपने दोस्त को बेच दिया। अपने आपने एक बार तो उसको बेच दिया, लेकिन आप बार बार उसको नहीं बेच रहे हैं, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप इसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ वन टाइम देके उसको छोड़ दिया। तो यानी किसी भी चीज़ को हम डीलिंग जब कर रहे हैं तो हमें उसे रेगुलर आगे रखना होगा। जैसे कोई शॉपकीपर माल ला के बेचता है तो वो रेगुलर उसकी शॉप खुलती है, रेगुलर उस पर कस्टमर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ पर्सन सेल हिज मोबाइल एट अ प्रॉफिट इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया, कोई अगर आप अपने दोस्त को 100 रुपये की या 10,000 का कोई फ़ोन लाते हैं और 11 में बेच देते हैं, प्रॉफिट पे बेचते हैं, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस नहीं है। इट डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। हाउएवर इफ़ ही कीप्स अ स्टॉक ऑफ मोबाइल, अगर आपके पास बहुत सारे मोबाइल है और रेगुलर आप उसकी सेल करते हैं तो वो बिज़नेस के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें बिज़नेस के अंदर आती हैं। अब इसमें भी हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन ये बिज़नेस में नहीं आ रहा है, यानी कि बिज़नेस वही होता है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, ये नहीं है कि कभी कभी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। No business can survive for long without earning profit. For example, business selling goods at less than cost or free of cost at charity cannot continue for long. Due to this reason, businessman makes all possible efforts to maximum profit. अब अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं और उसमें हमें प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता रहता है, या हम उसमें से दान में ही चीज़ें, चैरिटी मतलब जो हम कॉस्ट पे जिस कॉस्ट पे हमने उस चीज़ का प्रोडक्शन बनाया है, यानी जिस कॉस्ट पे हमें वो बनाने में पड़ी है उससे ज़्यादा में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमारे पास एक 10 रुपये का पेन है, अगर हम उसको 10 में ही बेच देंगे तो एज हमने उसे चैरिटी बेच दिया, लेकिन हमने उसमें प्रॉफिट नहीं कमाया, तो ये बिज़नेस नहीं है। नेक्स्ट है uncertainty of returns. Every business aims to earn profit. However, there exists uncertainty of returns that the business may earn on his investment. It is not certain as to what amount of profit will be earned. There is always possibility of losses in spite of best effort put into the business. यानी कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें ये सर्टन पता होना चाहिए कि हमें इसमें प्रॉफिट की कुछ मात्रा, कुछ परसेंटेज, अब सपोज़ हमने किसी भी चीज़ का बिज़नेस करा है तो हमें 10% उसमें प्रॉफिट होना ही होना है। 10 से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कम होना शुरू हो जाता है तो वो लॉस देना शुरू हो जाता है, तो यानी वो बिज़नेस की पॉसिबिलिटीज़ को कम कर देता है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें एफर्ट्स, और वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज़ अनसर्टेनली एसोसिएटेड विद an exposure to loss. It is related with certain factors like change in consumer taste and fashions, change in method of production, strike, increased competition, fire, theft, etc. यानी जो हमारा जो बिज़नेस है उसमें रिस्क भी हो सकते हैं। रिस्क किस तरह के हो सकते हैं कि सपोज़ हमने आज
जो हमने कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े हमने आज के फैशन से बनाए, लेकिन जब तक वो बन के तैयार हुए और बाज़ार में गए तब तक वो फैशन आउट हो गया, तो वो चेंज हो गया, यानी उससे हमारा लॉस भी हो सकता है, वो हमारा माल बिकने से रुक भी सकता है। तो ये रिस्क होते बिज़नेस में। अब सपोज़ कोई स्ट्राइक हो गई, कोई हमारे जैसे आजकल का है कोविड हो गया है तो बिज़नेस रुका पड़ा है सब, तो ये कहीं आग लग गई है, कहीं चोरी हो गई है, तो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए हमें एक मार्जिन लेके चलना पड़ता है जो हमारे लॉस को पूरा करता है। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क। हर किसी में, पूरी वर्ल्ड में कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, हर उसमें थोड़ा ना थोड़ा रिस्क होता है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता। तो अब जब हम बिज़नेस को डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस लिखेंगे, तो ये जो जियो आपको दिया हुआ है, आप इस जियो को याद कीजिए, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको याद कीजिए, और इसके अंदर जो आपको समझाया गया है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, तो आपका पूरा क्वेश्चन एक बन जाएगा कि व्हाट इज़ बिजनेस एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। अब हम आते हैं प्रोफेशन। देखिए, बिज़नेस आपने समझ लिया कि बिज़नेस क्या होता है। अब बिज़नेस में हम फैक्ट्री भी होती है, बिज़नेस हमारी शॉपकीपिंग भी होती है, तो बिज़नेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैंने समझा दी। अब है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन को समझिए। प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल to be applied by individuals in their occupation to earn fees. People engaged in profession are known as professionals, for example lawyer, doctor, chartered accountants, etc. यानी जो व्यक्ति उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिनसे उनकी खुद की नॉलेज और खुद की स्किल के बिहाफ पर उन्हें मॉनेटरी फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी खुद की नॉलेज है, उसने पढ़ाई करी, स्किल उसको मिली, उसके बाद उसने मरीजों, पेशेंट को ट्रीट किया, तो ये होते हैं प्रोफेशनल। अब इस जैसे कि एक बिज़नेस में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे ही प्रोफेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी अब प्रोफेशन में जाना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे अंदर, क्या क्या हमें उसको मेंटेन करना है, वो ध्यान से समझिए। फर्स्ट, एवरी प्रोफेशन हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन। यानी कोई भी वेल डिफाइंड बॉडी की जो नॉलेज होती है वो एक प्रोफेशन में होनी चाहिए, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, हमें सिस्टम से कि हमें कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एक प्रोफेशनल को ज़रूर पता होना चाहिए। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। Every profession restricts the entry on the basis of examination or educator. An individual can enter profession like doctor or lawyer only after acquiring knowledge and skill through formal education and training. यानी कि अगर जैसे कोई भी ये चाहे कि मैं लॉयर बन जाऊँ, नहीं बन सकता, कोई भी चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, नहीं बन सकता, उसके लिए वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि कोर्ट में लॉयर बन के कोई भी नहीं जा सकता, हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के कोई भी नहीं जा सकता। उसके लिए उनके पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए और वो स्किल होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने उस प्रोफेशन के लिए तय की है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि इनकी भी एक एसोसिएशन होती है। ऑल प्रोफेशनल्स आर एफिलेटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन विच regulates entry, grants certificate of practice and develops code of conduct. For example, a lawyer has to become a member of bar council to practice law in India. यानी कि जब कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको प्रोफेशनल एसोसिएशन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जो डिग्रियां मिलती हैं उसकी ज़रूरत होती है, उसके बिना वो प्रोफेशनल नहीं कहलाया जा सकता। नेक्स्ट आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन। मेंबर ऑफ प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द कोड सिंसियरली ऑनेस्टली। यानी कि उनको
एक कोड कंडक्ट किया जाता है कि ये आपके लिए दिया गया है और इसको आपको फॉलो करने, यानी ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपको मानने हैं। तो वो हर प्रोफेशनल में अलग अलग होते हैं और सबको वो फॉलो करने होते हैं। सर्विस मोटिव, the basic motive of a profession is to serve client. The dedication, for example, task of lawyer is to ensure that his client gets justice, यानी कि उनका जो मोटिव होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छे सर्विस दें। अब कोई डॉक्टर होता है, वो मेडिसिन किस लिए, बीमार होने के लिए नहीं देता, ठीक होने के लिए देता है। कोई लॉयर अगर अपने क्लाइंट का केस लड़ता है तो उसको न्याय मिले, उसको ये नहीं है कि न्याय ना मिले। तो ये उसका सर्विस का मोटिव होता है। रिवार्ड और रिटर्न, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बदले में उनके जो पेशेंट होते हैं, जो उनकी सर्विस लेते हैं, वो उन्हें फ़ीस देते हैं। नेचर ऑफ वर्क, उनका जो वर्क होता है या तो कंसल्टेंसी, किसी को बताते हैं, कंसल्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, या अपनी सर्विसेज देते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।